रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अच्छा जी, हाँ, तो लास्ट टाइम था हमने रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट पे बात की थी और फिर हमने चेंज मैनेजमेंट पे बात की थी, ठीक है? तो अब हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं और हमने रीजंस भी पढ़े थे कि वो जो चेंजेस है वो क्यों आती हैं। वन ऑफ द रीजन वाज के रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट के अंदर कोई मसला है। सम रीजंस वाज कुछ एक्सटर्नल रीजंस थे, कुछ इंटरनल रीजंस थे, कुछ कस्टमर्स का माइंड चेंज हो जाता है, कस्टमर का कह लें कि एक्सपोजर बन जाता है, कस्टमर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स के बाद उनको पता चलता है कि अच्छा हाँ नहीं ये रिक्वायरमेंट इस तरह होनी चाहिए। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस जिसकी वजह से जो है ना रिक्वायरमेंट्स के अंदर ना चेंज आ सकते हैं। द पर्पस चेंजेस, द प्रपोज चेंजेस आर एनालाइज्ड। फिर वही बात है, हमने ये बात कही थी ना कि हर चेंज जो है ना वो इतना नहीं होता कि हाँ जी आओ आओ सो बिस्मिल्लाह, हम तो बैठे ही इसलिए यार, मसला ही कोई नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जब भी कोई चेंज आता है तो हमें उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है, कि ये चेंज इस काबिल भी है कि इसको हमें एंटरटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इसको जरूरी भी है करना कि नहीं करना। और अगर हम करते भी हैं तो कहीं ये चेंज जो है ये कॉस्ट वाइज तो नहीं हमें ज्यादा पड़ जाएगा, कहीं हमारा बजट तो नहीं आउट हो जाएगा, कहीं इस चेंज की वजह से ये तो नहीं हो जाएगा कि हमारी ड्यूरेशन बढ़ जाए, जहां काम 3 दिन में हो रहा था अब काम 6 दिन तक चला जाए, कहीं इस चेंज की वजह से ये तो नहीं होगा कि पहले काम 10,000 में हो रहा था अब 50,000 तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये जो है ना इन चीजों का अपने वो एनालिसिस से पता चलेगा आपको कि किस चेंज को लिफ्ट करानी है और किस चेंज को लिफ्ट नहीं करानी, ठीक है। तो द चेंज इज इम्प्लीमेंटेड। अब क्या है कि अब आप जब इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, ये पूरा प्रोसेस समझाती हूँ आपको आगे। जब आप इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं ना कि हाँ जी इस ये चेंज ये है, इसको करना है नहीं करना, इस चेंज को नहीं करना, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि उस चेंज को इन आप ना इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट की फॉर्म में क्या होता है, कुछ चीजें जो है डिलीट हो जाती हैं एसआरएस में से, कुछ चीजें जो है वो अपडेट हो जाती हैं, कुछ चीजें नई आ जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि एक नया डॉक्यूमेंट का वर्जन जो है ना वो प्रोड्यूस होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो जाना है अगले वीक से मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह ताला चेंजेस आएंगी, कुछ चीजें आपसे मैं निकलवा दूंगी, कुछ चीजें मैं आपसे डलवा दूंगी, कुछ चीजें आप अपडेट करेंगे, फिर हम ट्रेसिबिलिटी सीखेंगे, फिर वो क्या होगा, वो चेंज वो काफी जगह पे जाके वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा, आपको इस आर्टिफैक्ट में चेंज करना पड़ेगा, उस आर्टिफैक्ट में चेंज करना पड़ेगा, फिर उधर चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं ये तो आगे जो चेंज है इधर भी करनी है हमें। तो ये दिस इज ऑल अबाउट ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, तो ये भी हमने आज पढ़ना है इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स। ओके फाइन। अब देखें आगे कि जो ये चेंज के मैनेजमेंट के स्टेजेस है ना, जैसे आपको पता है हमारे जिंदगी के कुछ स्टेजेस होते हैं, हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, फोत होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो चेंज मैनेजमेंट है ना उसके भी ना होते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस, ठीक है। अब सबसे पहले आपने ना प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की हैं, यानी कि वो चेंजेस, यानी कि वो कह लें कि जो प्रपोज हुआ है ना कोई कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने ना वो क्या करना है उसको ना आपने आइडेंटिफाई करना है। वो चला गया एज ए इनपुट अगली स्टेज में। अब अगली स्टेज क्या है, अगली स्टेज है आप ये समझें कि उस प्रॉब्लम को ना एनालाइज किया जा रहा है, उस प्रॉब्लम को समझा जा रहा है पहली स्टेज पे। और चेंज स्पेसिफिकेशन, अच्छा अब चेंज स्पेसिफिकेशन के ऊपर जरा गौर करें। ऐसे नहीं होता कि जैसे कोई चेंज आई है ना तो वो कोई भी जो कस्टमर है ना वो रात को सोया हुआ उठेगा, सुबह फोन करेगा, जमाइयां लेता, वाह हाँ जी आप रिक्वायरमेंट एनालिस्ट बात कर रहे हैं, हाँ जी 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 बिल्कुल, अच्छा ऐसा करो ना, वो जो थी ना बल्लो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕੁਆयरमेंट नंबर 1 ਉਹਨੂੰ बल्लू चेंज कर दे तू। अच्छा जी ठहर तेरी ऐसी दी तैसी, इस तरह का नहीं होता हिसाब किताब। वो बकायदा जो है ना वो एक फॉर्म होता है, ठीक है, उस फॉर्म के ऊपर बकायदा खाने बने होते हैं काफी सारे। जैसे आप नहीं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते होते, मुख्तलिफ फॉर्म होते हैं, कहीं पे आपने कोई क्लियरेंस करानी है तो फॉर्म होता है, कहीं पे आपने अपना ये शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो फॉर्म होता है। आप जगह जगह आपको फॉर्म्स तो आपको पता ही होंगे सारों, क्योंकि फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, बकायदा जिस बंदे ने चेंज करना करवाना होता है ना वो उस बकायदा उस फॉर्म को फिल करता है कि हाँ जी ये चेंज है, ये वाली रीजन है, ये वाला इसका सोर्स है, ये वाली इसकी डिपेंडेंसी है, वो बकायदा ये क्यों करवा रहे हैं, बकायदा रीजन होती है, ये किस किस्म की चेंज है, वो पूरा परफॉर्मा होता है जो फिल करके आप देते हैं। उसको क्या कहते हैं, चेंज स्पेसिफिकेशन, ठीक है। या उसको क्या कहते हैं, आप ना चेंज रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चेंजेस हैं जो करनी है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब जो वो चेंज रिक्वेस्ट है ना, ठीक है आ रही है, ठीक है ओके ठीक हो गया। अब वो जो चेंज रिक्वेस्ट है ना वो फॉर्म, उसके ऊपर होता है एनालिसिस। अब वो एनालिसिस जाता है अगली स्टेज में, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग।
इस दो वाले को ना, ये जो दो वाला है, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, इसके भी अंदर घुस के हम देखेंगे कि इस पूरे के अंदर क्या होता है। ठीक है, जैसे वो हम हर चीज के अंदर घुस जाते होते हैं ना, अभी हम इस वाली स्टेज के अंदर घुस के देखेंगे इसको। तो अब ये क्या है कि इसके बाद जो है ना फैसला होता है कि इस चेंज को आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये जो मैं पीछे लेक्चर में बात नहीं कर रही थी, अभी पीछे मैंने बात की थी, ये बीच वाला, ये चेंजेस आर एनालाइज्ड, जिसको मैंने लाल रंग का डब्बा बनाया हुआ है, ये मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये इस चेंज एनालिसिस में ना, ये वो सेकंड वाली स्टेज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 नंबर लगाया हुआ है। वो जो 1 वाला है वो 1 है, और ये 3 वाला 3 है, इंप्लीमेंट चेंज। ठीक है, तो जो 2 वाला है ना, उसके आउटपुट के तौर पे ना फैसला होता है कि अब इस चेंज को हमने एक्सेप्ट करना है या इस चेंज को हमने एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, तो जो हो जाती है ना रिजेक्ट, उनका एक अलग हिसाब किताब होता है। तो जो रिजेक्ट सॉरी एक्सेप्ट होती है ना, उनको आगे लेके जाते हैं, और वो क्या हो जाती है, चेंज इंप्लीमेंट। तो 3 में क्या था, चेंज इंप्लीमेंट ही था कि अब आपने इंप्लीमेंट कर दी है, तो अब क्या है कि वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और फिर जितने स्टेक होल्डर्स, चाहे वो डिजाइनर है, चाहे कोडर है, चाहे टेस्टर है, जितने लोग जिन्होंने उस सिस्टम पे काम करना है, उन सब को जो है ना वो हम इन्फॉर्म करते हैं। हम वो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी ना, वो गेम की तरह नहीं करते, पाया पाया की पाया, चुपके से करके चेंज करके बैठ जो मल्ला मार के, किसी को बताओ ही ना, क्या हम क्यों बताएं, गलत बात होती है ये, इससे सिस्टम खराब हो जाते होते हैं। फिर सबको आपने कम्युनिकेट करना है कि ये वाला हमने एक्सेप्ट किया चेंज, और इसको जो है आप क्या करें, इंप्लीमेंट करें। राइटो, अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि जो दूसरे वाली स्टेज है ना, इसको अब हम अंदर घुस के देखते हैं, इसकी पसलियां पसलियां, इसकी जो है ना वो बोटी बोटी, इसके अंदर जो है ना घुस घुस के देखते हैं कि ये जो दूसरी वाली स्टेज है ना, चेंज एनालिसिस एंड कॉस्टिंग, कि जब आती है ना कोई रिक्वेस्ट कि इसको चेंज करो, तो फिर इस प्रोसेस के अंदर क्या फैसले हो रहे होते हैं, क्या सोचा जा रहा होता है कि क्यों, किस बेस पे किसी चेंज को जो है ना एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसको भी देखे आपने परेशान नहीं होना, ये नोट्स बने हुए हैं और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आप एकदम से इस लाल लाल को ना देखें, ठीक है, आप ना, मैं आपको जो जिस लाल को देखने को कहूंगी ना, आपने उस लाल को देखना है। पहले तो ये वही वाली स्टेज है, ये जो चेंज रिक्वेस्ट है ये वही वाली थी पिछली स्टेज का, जो पिछले स्टेज में आया था, ये चेंज रिक्वेस्ट ऐसे ही है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये चेंज रिक्वेस्ट। और मैंने क्या कहा था, हमने किसको इसको एनालाइज करना है, ये वाली स्टेज को हम समझ रहे हैं, ये वाली 2 वाली स्टेज को समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चेंज रिक्वेस्ट है ना, ये किधर आ गया, ये है। ठीक है, ये इनपुट बन गया। अब क्या हुआ कि आपने पहली स्टेज, आपको मैंने बताया था ना, वो फॉर्म फिल करते हैं पूरा कि हाँ जी ये चेंज, ये इस वजह से चेंज कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, किस लिए चेंज कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या सियाको सबाक है, वो पूरा उसका जो है ना वो फॉर्म फिल होता है जिसने चेंज करानी होती है। तो अब वो जब फॉर्म आ जाता है ना, चेंज रिक्वेस्ट की फॉर्म में वो फॉर्म आ गया, इस एक्टिविटी के अंदर आप चेक करते हैं कि वो चेंज जो है वो वैलिड चेंज है या नहीं, यानी कि वो जो रिक्वेस्ट आई है वो वैलिड रिक्वेस्ट है या नहीं। अब इसका फैसला किस बेस पे होता है, एक बेस कि आपको पता है आपके सिस्टम का एक स्कोप है, आप एक स्कोप फाइनल कर चुके हैं कि आपने इस सिस्टम के अंदर ये डालना है। ठीक है, ये पूरी बाउंड्री है सिस्टम की, इसके अंदर ये होगा और ये नहीं होगा। और आपका कस्टमर आपको ऐसी चीज चेंज कराने को कह रहा है जो आपके स्कोप से बाहर है, तो आप क्या करेंगे, उसको कन्विंस करके स्ट्रेट रिजेक्ट, क्योंकि ये हमारे स्कोप का पार्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, आपको मैंने बताया था वो फॉर्म होता है पूरा फिल, तो अगर आपने वो फॉर्म पूरे तरीके से कंप्लीट फिल नहीं किया, बहुत सारी इंपॉर्टेंट, यानी कि आपने चेंज दे दिया, ये चेंज कर दो, ना उसका रीजन दिया, ना सोर्स दिया, ना कुछ दिया, बस ऐसे ही आपने फॉर्म भेज दिया, वो चेंज भी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे आप लोग नहीं करते, अगर आप लोग फॉर्म फिल करके खाली नाम दे दें अपना और बाकी इन्फॉर्मेशन एंटर ही ना करें, तो जो होते हैं ना कंसर्न अथॉरिटीज, वो क्या करते हैं, पहले उस फॉर्म को उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं कि इसका तो कोई वर्थ ही नहीं है। ये बातें समझ आ रही हैं आप लोगों की, आप लोगों को, सॉरी टी नहीं को, ठीक है, गुड। तो ये क्या है कि वहां पे आप चेक करते हैं उस स्टेज पे कि ये चेंज जो है ये वैलिड चेंज है या नहीं है। तो फिर क्या होता है, उस स्टेज पे उसको या रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है, अगर वैलिड है तो क्या कर दिया जाता है, उसको आगे पहुंचा दिया जाता है। अब किधर देखें, किस लाल पे देखें, ये रिजेक्ट हुआ है तो उसको सुट दो, तो अगर वैलिड है तो उन्होंने आगे पहुंचा दो, आगे गया सही हो गया, तो एक्टिविटी अगली। अगली एक्टिविटी में क्या होता है, ये पूरा एनालिसिस का फेज है, ये प्लीज याद रखिएगा। अगली एक्टिविटी में ये होता है कि ये जो है ना, फाइंड डायरेक्टली अफेक्टेड रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करें जो इस चेंज से ना डायरेक्ट अफेक्ट हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई चीज, किसी मसले से कोई लोग डायरेक्ट इफेक्ट होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना कि डायरेक्ट इफेक्ट और फिर इनडायरेक्ट, कि एक बंदा इफेक्ट हो रहा है ना, उससे इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। कोविड की वजह से यूनिवर्सिटीज की अगर बात की जाए तो वो डायरेक्ट इफेक्ट हुई हैं। ठीक है,
उसके बाद आपके फैकल्टी मेंबर्स डायरेक्ट इफेक्ट हुए, आप लोग डायरेक्ट इफेक्ट हुए, ठीक है। इसी तरह अगर बात की जाए कह लें कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई जो लोअर है, कोई माली हैं, कोई चाय वाले हैं, या इस तरह जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, ठीक है, अगर वो इफेक्ट हुए हैं तो उनकी जो फैमिली है वो भी इफेक्ट हुई है, बट इनडायरेक्टली इफेक्ट हुई है। कुछ चीजें डायरेक्ट इफेक्ट होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का क्या मतलब होता है, अगर एक चीज किसी पे डिपेंडेंट है ना, ए बी पे डिपेंडेंट है और सी बी पे डिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है कि सी जो है वो ए के ऊपर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जो है ना वो क्या है, वो है डिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है अज़बा, ठीक है। यानी कि इफ ए इज बी इज डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी इज डिपेंडेंट ऑन बी, तो इसका क्या मतलब है कि सी इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ए बट सी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन बी एंड बी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ए। अब सबसे पहले इस वाली स्टेज पे आपने क्या करना है, ये वाला जो लाल है जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है, इस वाली स्टेज के ऊपर आपने वो वाली रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है जो डायरेक्ट इफेक्ट हो रही हैं, ठीक है, डायरेक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल ये देखें, चेंज रिक्वेस्ट आई, यहाँ पे देखें मैंने लिखा है CR, चेंज रिक्वेस्ट आई, रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो थी वो क्या थी, डायरेक्ट इफेक्ट हो रही थी, ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या थी, डायरेक्ट इफेक्ट हो रही थी। अब हमने जब इसको हमने ना फिर क्या किया, हमने कहा जी रिक्वायरमेंट नंबर 1 इफेक्ट हो रही है, आगे हमने क्या किया, दूसरी स्टेज में हमने कहा कि अब देखें कि जो डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इस वाली रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स है कौन कौन सी, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेट्स सपोज R2 इस पर डिपेंडेंट है, R4 इसके ऊपर डिपेंडेंट है, R2 के ऊपर R3 डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बना ली कि R1 R2 R3 R4, R2 R3 R4 वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो R1 के ऊपर डिपेंडेंट है, और R1 जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली जो है ना वो क्या है, इफेक्टेड है। इस तरह से आपने जो है ना पहले डायरेक्टली और फिर वो वाली जो डिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स है उन सब का आपने ना एक लिस्ट जनरेट कर लेनी है। पहले वो वाली लिस्ट जो कि डायरेक्ट इफेक्टेड है, और फिर वो वाली जो उन डायरेक्ट के ऊपर डायरेक्ट है मगर इस वाली के ऊपर वो क्या है, वो इनडायरेक्ट है। ये समझ आ गई बात, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ताल्लुक, क्लियर है ये बात, ये आपने जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या होगा, अब आपने रिक्वायरमेंट्स की चेंज लिस्ट, ये आपसे यहां से जो मूव करके ना वो यहाँ पे आ जाएगी इस तरफ। अब प्रपोज रिक्वायरमेंट चेंजेस, अब ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है, और पीछे आपने पूरा वो एक सिलसिला बना लिया है कि जी हाँ जी इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है, ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल R3 R1 पे डिपेंडेंट है बट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, बट R2 के ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर R1 के अंदर चेंज होता है तो R2 इफेक्ट होगी, और अगर R2 के ऊपर इफेक्ट होता है तो R3 इफेक्ट होगी। तो इस तरह से आपने पूरा एक ना वो सिलसिला जो है ना वो बना देना है। अब क्या है, कस्टमर को अब पूरा नॉलेज देते हुए कि भाई तू चेंज तो करा रहा है, कोई खाला जी का घर नहीं है, ये यहाँ पे ये चीजें चेंज हो जाएंगी, बाद में हमारे जान को ना आई कि ये क्या कर दी है, ठीक है, उसको इन्फॉर्म करके। तो अगर तो यहाँ पे ये सब करने से, फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर जब आप इसको एक्सेस करते हैं और आप ये देखते हैं कि इसको चेंज करने से आपको जो है वो क्या असरात मुरतब हो रहे हैं आपके इसके ऊपर, कहीं आपकी कॉस्ट तो नहीं बढ़ी, कहीं आपकी ड्यूरेशन तो नहीं बढ़ी, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये चीजें रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने से आपका ओवरऑल सिस्टम की पिक्चर ही खराब हो जाती है। तो फिर आप डिसीजन लेते हैं यही एसेस और कॉस्ट चेंजेस में कि आपने जो है ना किसको जो है ना आपने एक्सेप्ट करना है और किसको आपने रिजेक्ट करना है। अब आपने असेसमेंट कर ली कि किन किन को जो है ना वो चेंज करने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपने क्या कर लिया, आपने एक कॉस्ट इन्फॉर्मेशन निकाली कि हाँ मैं मजीद अब जो है ना वो इस तरह अपडेट करना पड़ेगा कॉस्ट वाइज या जिस तरह भी, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, असेस कॉस्ट एक्सेप्टेबिलिटी, और यहाँ पे भी कस्टमर है। अब उसके सामने आपने क्या चीज रखनी है कि आप कह रहे हैं ना कि इनको चेंज कर दें, तो ये चेंज करने से इस पे इतनी कॉस्ट आ जाएगी, इस पे इतनी कॉस्ट आ जाएगी, इस पे इतनी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब कस्टमर अगर एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ठीक है मैं कॉस्ट देने को तैयार हूं इन चीजों पे, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर वो कहता है कि नहीं, तो आप क्या कर देंगे, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा अब एक और चीज देखें, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि देखें फॉर एग्जांपल ये R1 R2 R3, ये जो ये है, ये वाला जो मैंने ये लिखा हुआ है लाल लाल सारा, और इसका क्या लिखा हुआ है कि चेंज करने से इसको लगेंगे 3 दिन। आप कहते हैं
कि इसको चेंज करने से 3 दिन लगेंगे, R2 को चेंज करने से 2 दिन लगेंगे, टोटल 5 दिन लगेंगे। तो कस्टमर को आपने इन्फॉर्म करना है। अगर वो कहता है ना से यस, तो हाँ जी, अगर मुझे कोई मसला नहीं, कबूल है कबूल है कबूल है, तो फिर क्या करें, उसको कर लें, आप एक्सेप्ट कर लें। अगर नहीं तो फिर उसको रिजेक्ट कर दें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा, अब इस टेबल पे आए, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये वाला टेबल, ये मैं इसलिए इसी पे बना देती हूँ क्योंकि अलग बनाऊं तो वो जो है ना वो फिर एक अलग ही खप मच जाती है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसी को देखें आप, ताकि आपको समझ आए। अब ये जो है ना, इसको कहते हैं ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो टेबल है, ये इसको एक सिंपल सा ट्रेसेबिलिटी टेबल है, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको। ठीक है, और मैट्रिक्स को इसको कहते हैं जो रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें हमने क्या किया ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए, और ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्यों बनाते हैं, टू मॉनिटर द चेंजेस, टू मॉनिटर द रिक्वायरमेंट्स, टू हैंडल रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, फॉर द sake of verification. It's a very strong tool. Traceability is a very strong technique to ensure your verification. ठीक है, अच्छा, अब इसको क्या किया हमने, ट्रेसेबिलिटी टेबल बनाने के लिए हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी ना, उन सबको क्या लिख दिया हमने ऊपर, R1, R2, R3, R4 ऊपर लिख दिया हमने कॉलम्स में, और रोज में हमने क्या लिख दिया, R1, R2, R3, R4। अब हमने किस चीज का अंदाजा लगाना है, R1 वाली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर, उसके वो जो है वो किन किन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, R2, R3। इसका क्या मतलब है कि R2 और R3 जो है ना वो R1 के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह जो R3 है वो R2 के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरह R3 जो है, सॉरी आर आखिरी R3 है मेरा, नहीं R4 है, R4 जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, R3 के ऊपर। तो जिधर जिधर इनका डिपेंडेंसी रिलेशनशिप है ना, वहां वहां पे मैंने क्या कर दिया, वो छोटे छोटे से मैंने क्रॉस लगा दिए। इससे मुझे क्या पता चल रहा है, दैट्स अ डिपेंडेबिलिटी, दैट्स अ कनेक्शन बिटवीन रिक्वायरमेंट्स, कौन सी रिक्वायरमेंट किसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस तरह से एक ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बन गया। अब आगे बताती हूँ ये क्या स्टोरी चल रही है ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स वाली। अच्छा जी, इसी तरह ये वही है, आगे भी वही बात हो रही है कि इस तरह मैंने क्या कर दिया, ये ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बना दिया। फॉर एग्जांपल R4 जो है ना वो डायरेक्टली किसी के ऊपर भी जो है ना, मेरा ख्याल है वो नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। एक एग्जांपल मैंने ली है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब कोई चेंज आई, चेंज रिक्वेस्ट आई आपके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही टेबल बनाया हुआ है कि R2 और R4 जो है वो क्या है, R1 के ऊपर डायरेक्टली अफेक्टेड है, जबकि R3 जो है वो क्या है, R1 के ऊपर इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। तो क्या है, आपने जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों की जो है ना आपने पिक्चर क्लियर करनी है। अच्छा, अब जो चेंज एनालिसिस की एक्टिविटीज हैं वो क्या है, चेंज रिक्वेस्ट इज चेक्स फॉर वैलिडिटी, कस्टमर कैन मिसअंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स एंड सजेस्ट अननेसेसरी चेंजेस। अब जो है कस्टमर जो है ना वो कभी कभी अक्सर ऐसे होता है कि वो ना रिक्वायरमेंट सही समझता नहीं है, और जो है ना वो चेंज रिक्वेस्ट कर देता है, अक्सर ऐसे होता है। ये भी एक जो है ना कभी कभी हो जाती होती है ये चीज। तो ये एनालिसिस की एक्टिविटी के दौरान ना आपको ये बात भी समझ आ जाती है। फिर उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है, वो वाली रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है जो कि डायरेक्टली अफेक्टेड है। फिर उसके बाद उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है ना, उनको आपने जो है ना वो आपने आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप चेंजेस के ऊपर ना कोई सॉलिड डिसीजन ले सकें। उसके बाद क्या है, अब जो है वो आपने जो चेंजेस असल में इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको आपने क्या कर देना है, चेंजेस को प्रपोज कर देना है। उसके बाद आपने उनकी कॉस्टिंग करनी है, एस्टिमेशंस करनी है कि किसके ऊपर कितना पैसा रोकड़ा लग रहा है, और उसके बाद जो है ना उसको नेगोशिएट करना है अपने कस्टमर के साथ कि आया वो उनके लिए ये पैसा रोकड़ा खर्च करना उनके लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो वो जो पीछे पूरी एक्टिविटीज थी ना, ये समझे, ये पूरे टेक्स्ट में समझा दिया आपको, जो मैं पीछे अभी आपको समझा रही थी ना, ये वाली डायग्राम, कौन सी वाली डायग्राम, जिसको मैंने लाल लाल नीला नीला काला काला किया हुआ था, ये वाला, इस पूरी की जो स्टोरी है ना वो जो है वो ये आ गई है यहाँ पे, और किधर भी, ये वाली। ठीक है, अच्छा, अब रिजेक्शन के जो चेंज रिक्वेस्ट है वो रिजेक्शन क्यों होती है उनकी, उसकी वजह ये है कि इफ द रिक्वेस्ट इज इनवैलिड, जो मैंने आपको बताई है कि अगर वो उसने कस्टमर्स को सही समझा ही नहीं है, या चेंज रिक्वेस्ट वाला फॉर्म उसने सही तरह फिल ही नहीं किया, या रिक्वेस्ट जो आई है उसको वो सही तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, प्लस ये कि आपका जो है ना, इफ द चेंज रिक्वेस्ट रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस विच आर अनएक्सेप्टेबल फॉर द कस्टमर। अब क्या है, आपने बाकायदा ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बना के उसको दिखा दिया है कि भाई देख ले, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज, वो चेंज, वो चेंज, वो चेंज, तो हाँ जी बताएं, अब आप चेंज कराना चाहते हैं, तो वो फिर कहेगा कि नहीं यार ये तो बहुत कुछ ही बदल जाएगा, नहीं नहीं रहने दो। ठीक है, इससे भी एक जो है ना रिजेक्ट हो जाती होती है। फिर क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ, वही बात है, अगर कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दैट चेंज इज टू हाई एंड इट टेक्स टू लॉन्ग, तो फिर भी क्या करते हैं आप, उसको रिक्वेस्ट को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं आप चेंज की प्रोसेसिंग पे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना
कि ये जो चेंज है ना, ये बाकायदा एक फॉर्म होता है, बाकायदा उसके अंदर फील्ड्स होती हैं। आपका जो है ना मतलब कह लें कि फॉर एग्जांपल ये क्या चेंज है, ये किसने प्रपोज की है, इसका क्या स्टेटस है, ये अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है, या ये किसने की है, या कोई ओपन कमेंट्स हैं, जैसे आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे होते, ये बिल्कुल उसी तरह से जो है ना एक फॉर्म होता है। तो ये मैंने बनाने की भी कोशिश की है कि इस तरह फील्ड्स शील्ड्स होती हैं, ये देखें फॉर्म का, ये खाने खूने होते हैं, कमेंट्स कमेंट्स होते हैं, इस तरह पूरा एक प्रॉपर फॉर्म होता है। तो अब इस तरह के जो चेंजेस है ना, चेंजेस के लिए ना, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि रिक्वायरमेंट्स की मैनेजमेंट के लिए बाकायदा टूल्स होते हैं, तो चेंजेस के लिए भी जो है ना टूल सपोर्ट होती है, केस टूल्स होते हैं, और ये आपको बड़ा फायदा भी देते हैं कि आप जो मैनुअल काम कर रहे होते हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिक तरीके से आपको बहुत सारी हेल्प होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हम लास्ट में बात कर रहे थे कि अगर आपके जो डेवलपर्स हैं वो मुख्तलिफ रिमोट लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, और आपने जो है ना वो अगर एक ऑटोमेटेड टूल यूज करते हैं, तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आते, आपके किसी नोटिफिकेशन आया, आपने खोला, हाँ जी किसी फलां फ्रेंड ने आपकी उसके ऊपर जो है ना कोई कमेंट किया तो नोटिफिकेशन आया। तो इसी तरह से वो टूल में जो है ना वो क्या हो सकता है कि किसी ने अगर चेंज प्रपोज किया है, चाहे वो टीम के अंदर किसी ने चेंज प्रपोज किया है या क्लाइंट ने चेंज प्रपोज किया है, तो क्या होगा, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो खोलेंगे, अच्छा जी कहाँ से आया चेंज, चलो जी अच्छा ये चेंज आया, इसको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, या क्या करना है, वो टीम्स आपस में ज़्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकती हैं, कोलैबोरेट कर सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंज है उसके ऊपर डिस्कशन करके वो अप्रूव हुआ है, तो उसको क्या कर देंगे, उसका स्टेटस अप्रूव। वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने डेवलपर्स हैं, चाहे वो डिजाइनर है, टेस्टर है, या जो भी है, उसको पता चल जाएगा ये वाला जो चेंज है ये वैसे ही रिजेक्ट हो गया। पूरी रिपोर्ट निकाली जा सकती है, कितने चेंजेस अप्रूव हुए हैं, कितने चेंजेस जो हैं वो डिसअप्रूव हुए हैं, ठीक है। तो डिजाइनर के पास जो है ना वो चला जाएगा फाइनल उसका आर्टिफैक्ट कि हाँ जी कौन कौन सी चेंजेस हैं जिसको मैंने अपने डिजाइन में चेंज कराना है। कोडर के पास चली जाएगी कि अच्छा कौन कौन सी चेंजेस हैं जिसके ऊपर मैंने ना कोड चेंज करना है। तो ये बातें समझ आ रही हैं आपको कि टूल से जो है ना वो आपका काम जो है ना वो आसान हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका काम आसान हो जाएगा।